स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। माय नेम इज सोनी। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो शेयरिंग ब्रिज, या बोल सकते हो आप हाई वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज के बारे में करेंगे। बट उससे पहले हम जान लेते हैं शेयरिंग ब्रिज का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो शेयरिंग ब्रिज में आप देख सकते हो यहाँ क्या लिखा है कि शेयरिंग ब्रिज यूज फॉर मेजरिंग द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। दैट मीन्स कि कैपेसिटर के कैपेसिटर को मेजर करने में, कैपेसिटेंस को मेजर करने में काम आता है शेयरिंग ब्रिज। ठीक है, उसका डिसिपेशन फैक्टर, प्रॉपर्टीज़ जो है इंसुलेटर्स का, उसमें कैपेसिटर बुशिंग और इंसुलेटिंग ऑयल एंड अदर इंसुलेटिंग मटेरियल्स के कैपेसिटेंस को मेजर करने के काम आता है। ठीक है, ये एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एसी ब्रिज है। ये एक कॉमनली यूज्ड एसी ब्रिज है। शेयरिंग ब्रिज जो होता है वर्क करता है एक प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग द लोड ऑन इट्स आर्म। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका डायग्राम देखते हैं। ये लो वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज आपका है ना, तो ये लो वोल्टेज के लिए शेयरिंग ब्रिज दिया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं जैसे क्रॉस में यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को लगाए R1, R3, R4 है ना, और कैपेसिटेंस लगा हुआ है R1 के बाजू में C1 एंड R3 के बाजू R3, और यहाँ पे आपका C4 वेरिएबल कैपेसिटेंस R4 के पैरेलल है और C2 लगा हुआ है। ठीक है, ये अरेंजमेंट दिया है आपका लो वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज के लिए। ओके, यहाँ पे हम लेते हैं लेट C1 जो हमारा वो कैपेसिटर है, हुज कैपेसिटेंस इज टू बी डिटरमाइन, जिसका कैपेसिटेंस निकालना है वो C1 है। R1 जो है वो सीरीज रेजिस्टेंस है जो रिप्रेजेंट कर रहा है लॉस ऑफ द कैपेसिटर C1 के, और यहाँ पे C2 जो है वो स्टैंडर्ड कैपेसिटर है। ठीक है, R3 जो है वो नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस है। C4 जो है वो एक वेरिएबल कैपेसिटर है। R4 जो है वो वेरिएबल नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस पैरेलल विद वेरिएबल कैपेसिटर C4। ठीक है, ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम जब ब्रिज जो है वो आपका बैलेंस कंडीशन में है, जीरो करंट उसमें पास हो रहा है डिटेक्टर के थ्रू, जो कि आपको एक पोटेंशियल दिखा रहा है क्रॉस डिटेक्टर को जीरो है, मतलब करंट की वैल्यू जो डिटेक्टर में दिखा रहा है वो जीरो पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, एक पोटेंशियल पे। तो बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, Z1/Z2 इक्वल्स टू Z3/Z4 होगा। ठीक है, या फिर Z1/Z4 इक्वल्स टू Z2/Z3 ये हो सकता है, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो। सो यहाँ पे जो आपका वैल्यू निकलेगा वो हम सिंप्लीफाई करेंगे अगर से, तो यहाँ पे आएगा हमारा इक्वेशन नेक्स्ट R1 + 1/j ωC1 इंटू R4/1 + j ωC4 इक्वल्स टू 1/j ωC2 डॉट R3। ठीक है, किस स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला लाइन मैंने भी बताया आपको, ये वहाँ से हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये मिला। और इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमें यहाँ पे मिलेगा R1 R4 - j R4/ωC1 इक्वल्स टू -j R3/ωC1 प्लस R3 R4 C4/C2। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर इक्वेटिंग रियल इमेजिनरी इक्वेशन वी गेट, हमको रियल और इमेजिनरी इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ये R1 की वैल्यू। ठीक है, R1 की वैल्यू क्या है, R3 इंटू C4/C2, ये इक्वेशन 1 हो गया। C1 जो है वो आपका C2 इक्वल्स टू C2 इंटू R4/R3 इक्वेशन 2 हो गया। ये जो इक्वेशन है हमारा फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, ये दोनों बैलेंस्ड इक्वेशन है ना, और ये फ्री है फ्रिक्वेंसी से, इससे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं डिसिपेशन फैक्टर ऑब्टेन करेंगे इसके हेल्प से, फेजर डायग्राम के हेल्प से। तो डिसिपेशन फैक्टर डिटरमाइन करता है रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी दैट ऑकर्स बिकॉज ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये है इसका फेजर डायग्राम। ओके स्टूडेंट, फेजर डायग्राम फॉर लो वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जिसे आप यहाँ पे समझ सकते हो। ऐसे पहले भी फेजर डायग्राम्स कराए हैं, तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो I1, I2, IC, I1/ωC4, और ये जो डायरेक्शन में है इसके अपोजिट ये है डेल। ठीक है, ओके, फेजर डायग्राम आपने देखा। ठीक है, उसके लिए एक इक्वेशन बनेगा, यहाँ पे है D1 इक्वल्स टू 10 डेल इक्वल्स टू ωC1 R1 इक्वल्स टू ωC1 R1 इक्वल्स टू ωC2 R4/R3 इंटू R3 C4/C2। D1 की वैल्यू आएगी आपके पास D1 इक्वल्स टू ωC4 R4। ठीक है, हाँ, अबोव इक्वेशन के हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ tan थीटा, जो कि हमारा डिसिपेशन फैक्टर कहलाता है शेयरिंग ब्रिज का। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक एडवांटेज है शेयरिंग ब्रिज में, वो है कि
दिखाते हैं, एडवांटेज हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में। ओके स्टूडेंट्स, ये है शेयरिंग ब्रिज का एडवांटेज है कि आपका बैलेंस इक्वेशन होता है, फ्री फ्रॉम फ्रिक्वेंसी अरेंजमेंट होता है ब्रिज का, जो कि लेस कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू अदर ब्रिजेस। ठीक है, ये हो गया आपका एडवांटेज। नेक्स्ट आते हैं हमारा मेन टॉपिक जो था उसको, हाई वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज। जो हमने पहले पढ़ा वो लो वोल्टेज के लिए था, ये है आपका हाई वोल्टेज के लिए। हाई वोल्टेज में क्या होता है, लो वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज जो होता है वो सेवरल डिसएडवांटेज भी देता है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन हाई वोल्टेज या हाई फ्रिक्वेंसी रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम स्मॉल कैपेसिटेंस को मेजर कर सकें। ठीक है, यहाँ पे फिर वही चीज़ हमने बताया कि हमें क्या है, कभी कभी कैपेसिटेंस को मेजर, स्मॉल कैपेसिटेंस को, बहुत स्मॉल कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए हाई वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये डिसएडवांटेजेस बन जाते हैं लो वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज के लिए। ठीक है, ये सर्किट डायग्राम जो भी हम आगे देखेंगे वो है शेयरिंग हाई वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज के लिए। ये आपका हाई वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज के लिए आपका डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है, नीचे सोर्स है और ऊपर आपका ब्रिज है। ठीक है, इसमें कैसे क्या क्या कैलकुलेट करते हैं हम आगे देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ फीचर्स है शेयरिंग ब्रिज के। हाई वोल्टेज जो होता है सप्लाई, द फर्स्ट होता है यहाँ पे द हाई वोल्टेज सप्लाई ऑब्टेन्स फ्रॉम ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर से हाई वोल्टेज सप्लाई हमें मिलती है। द वाइब्रेशन गैल्वानोमीटर यूज अ डिटेक्टर फॉर ब्रिज। इस ब्रिज के लिए यहाँ पे वाइब्रेशन गैल्वानोमीटर हम यूज़ करते हैं। और सेकेंड पॉइंट में लिखा है कि हाई वोल्टेज वर्किंग कैपेसिटर आर प्लेस्ड इन द आर्म AB एंड AD। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने अभी आपको जो डायग्राम दिखाया है प्लीज़ आप उसको कॉपी में बना लीजिए ताकि मैं जो समझा रही हूँ उसे आप अपने से समझ सके। ठीक है, हाई वोल्टेज वर्किंग कैपेसिटर आर प्लेस्ड इन द आर्म्स AB एंड AD। दैट मीन्स उस डायग्राम में जो AB और AD है उसे उसमें क्या किया गया है, हाई वोल्टेज वर्किंग कैपेसिटर को लगाया गया है। ठीक है, इम्पिडेंस जो होता है आर्म का AB और AD का वो बहुत ही ज़्यादा होता है अगर आप BC और CD से कंपेयर करोगे तो। ठीक है, और जो टर्म्स हैं आपका इम्पिडेंस मतलब होता है कि अपोजिशन जो कि ऑफर्ड होते हैं आपके सर्किट में फ्लो ऑफ करंट के, वो आपका पॉइंट C से नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है पॉइंट C को हम यहाँ पे अर्थड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है कि इम्पिडेंस जो होता है आर्म का AB और AD के उसे हम रखते हैं, बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो उससे क्या होता है हमें हाई सप्लाई मिलती है जो कि इफेक्ट नहीं देता पोटेंशियल जो है आपके, मतलब जो BC और CD के बीच में जो पोटेंशियल है उसमें वो कोई इफेक्ट नहीं दिखाता। ठीक है, जो पोटेंशियल अक्रॉस डिटेक्टर है वो भी बहुत कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है फोर्थ में कि जो स्पार्क गैप होती है उसे हम उसे सेट करते हैं प्लेसेस ऑन ईच आर्म फॉर प्रिवेंटिंग द डेंजरस हाई वोल्टेज which appears across the arm BC and DC because of breakdown of the high voltage capacitor। या स्पार्क गैप जो है यहाँ पे उसे हम ऐसे प्लेस करके रखते हैं ताकि वो डेंजरस हाई वोल्टेज से प्रिवेंट कर सके, है ना। कहाँ पे रखते हैं, BC और DC के आर्म के अक्रॉस, ताकि उसमें कोई ब्रेकडाउन मतलब उसमें अगर कंडीशन हो तो ब्रेकडाउन हो जाए हाई वोल्टेज कैपेसिटर, इसलिए। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट लिखा है कि पावर लॉस जो होता है वो बहुत ही कम होता है आर्म्स में AB और AD में, क्योंकि जो हाई इम्पीडेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है आपके AB और AD में। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थ्योरी पार्ट आई थिंक यू गेट क्लियर। डायग्राम के साथ जो मैंने थ्योरी बताया उसे आप समझोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी विथ शेयरिंग ब्रिज। अगर यहाँ पे हम मेजरमेंट करेंगे रिलेटिव परमिबिलिटी का शेयरिंग ब्रिज के लिए, शेयरिंग ब्रिज के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा, शेयरिंग ब्रिज यूज फॉर मेजरिंग द लो परमेबिलिटी of dielectric material. The relative permeability shows the ability of material for the formation of magnetic field. It is calculated with the help of capacitance and dimensional electrodes. Relative permeability जो होती है वो ER equals to CS 3/E0 into A। CS क्या है, measured value of capacitance by considering the specimen of dielectric। D की वैल्यू क्या है, spacing between electrode, and A क्या है आपका इफेक्टिव एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, जो E0 है वो परमिटिविटी है फ्री स्पेस में। ठीक है, दूसरा मेथड जो है कैलकुलेट करने का रिलेटिव परमिटिविटी को स्पेसिमेन के, वो है आपका नीचे दिया गया है। C को लेते हैं कैपेसिटेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड स्पेसिमेन, A को लेते हैं एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, D को लेते हैं हम यहाँ पे थिकनेस ऑफ स्पेसिमेन, और T जो है गैप बिटवीन स्पेसिमेन एंड इलेक्ट्रोड है। X जो है रिडक्शन इन सेपरेशन बिटवीन द स्पेसिमेन एंड इलेक्ट्रोड, तो ये स्पेसिमेन इलेक्ट्रोड है, उसका डायग्राम मैंने अभी बताया।
यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं तो CS जो है आपका कैपेसिटेंस ऑफ स्पेसिमेन है, C0 जो है वो आपका कैपेसिटेंस बिटवीन स्पेस और बिकॉज ऑफ स्पेसिमेन इलेक्ट्रॉन है, C जो है वो आपका इफेक्टिव कैपेसिटेंस है CS एंड C0 के। तो कैपेसिटेंस जो होती हैं दोनों के बीच में स्पेसिमेन और इलेक्ट्रोड के जैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इस इक्वेशन से, ठीक है। जब अगर आप रिड्यूस करना चाहो स्पेसिमेन को या स्पेसिंग को फिर से एडजस्ट करने के लिए ताकि आप उसमें सेम वैल्यू कैपेसिटेंस का निकाल सको, तो वो एक एक्सप्रेशन रिड्यूस करता है स्पेसिमेन के लिए, वो होता है ये वाला एक्सप्रेशन C इक्वल्स टू ER/A/ERT प्लस D, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इसी इक्वेशन के साथ आज हमारा ये जो टॉपिक है यही कंप्लीट होता है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।